अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाजरीन, इंसान किसी चीज़ बिलखसूस दौलत के लिए इतना हरीस हो जाता है कि वो उसके हुसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों की परवाह नहीं करता। वो हर तरह से अपनी तिजोरियों को भरने के फ़िक्र में रहता है। हमारे मुआशरे में बिलअमूम करप्शन का जो नासूर फैलता जा रहा है, उसकी वजह यही रवैया है। हमारे दीन में दौलत की ख्वाहिश को तो बुरा करार नहीं दिया गया, बल्कि ज़िंदगी में एक अहम मुहर्रिक के तौर पर उसे तस्लीम किया गया है। लेकिन इस मामले में इंतहा पसंदी के तमाम रवैयों को गलत करार दिया गया है। हिर्स व तमाश से बचकर इंसान दौलत के हुसूल की जायज़ तरीक़ों से कोशिश कर सकता है, बशर्त इसमें दूसरों के हुकूक पामाल ना हो। इसी रवैये का नाम क़नाअत है। हमारे यहाँ बाज़ लोग क़नाअत के मानी ये समझते हैं कि इंसान अपनी गुर्बत ही को इख्तियार किए रखे और दौलत के हुसूल के जायज़ तरीक़ों से भी गुरेज करे। इस्लाम में क़नाअत का ये मफ़हूम है कि इंसान दौलत के हुसूल के नाजायज़ तरीक़ों से बचे और जायज़ तरीक़ों से जो दौलत हासिल हो जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। नाजायज़ तरीक़ों से दौलत के हुसूल से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जायज़ तरीक़ों से मुनासिब माल कमाने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाए। लेकिन नाज़रीन, हमारे मुआशरे में लोग अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला कर मेहनत से हलाल दौलत कमाने के बजाय आसान रास्ता तलाश करते हैं। हमारी आज की हकीकत दो सौतेले भाइयों के गिर्द घूमती है जो मेहनत से घबराते थे और एक ही घर में रहते हुए घर और कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बिगाड़ दिया था। कुलसूम, कुलसिया, और कहाँ हो तुम दोनों? और ये बर्तन उठा लो, मैंने नाश्ता कर लिया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जी मैं खा लेती हूँ। कुलसूम, असलान किधर है? सोया हुआ। अभी तक सोया हुआ है? तो देखो वक्त क्या हो गया है, जाओ जाके उसे जगाओ, मेरे साथ दुकान पे जाना है उसने। रात लेट आया था, देर से सोया रहने दे। आप ज़ेब को ले जाए साथ। और तुम तो ऐसे उसका ख्याल कर रही हो जैसे वो रात देर तक काम करता रहा है, आवारागर्दी करके आया वो। जाओ जाके उसे जगाओ, मेरे साथ दुकान पे चले। ज़ेब को बुलाओ, कहाँ है? जी आपने बुलाया, क्या काम है? वो काम तुमसे नहीं है, वो तुम्हारे बेटे से है। क्या ज़ुहैब साहब भी अभी तक सोए हुए हैं? वो तो सुबह से अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ है। वाह वाह, एक बेटा सोया हुआ है और एक आवारागर्दी करने निकला हुआ है। मैंने सोचा था कि मेरे दो बेटे हैं, बुढ़ापे में मेरे बाजू बनेंगे, लेकिन दोनों ही आवारागर्द निकले हैं और दोनों ही अपनी मस्तियों में गुम है। महमूद साहब वो आता ही होगा, जैसे आता है मैं उसे दुकान पर भेजती हूँ। और कल भी तुमने यही कहा था, लेकिन वो आया तो नहीं। कल वो सोया हुआ था, आज वो दोस्तों के साथ गया हुआ है। उसे फुर्सत मिलेगी तो आएगा ना। महमूद साहब आप ना बस ज़हद के पीछे पड़े रहना, आपको उसके सिवा कोई और नजर नहीं आता। आज सलाम पड़ा है, उससे कहें कि वो आपके साथ दुकान पर जाए। अच्छा, मेरे बेटे के पीछे पड़ना, अपने बेटे को बैग बताना मैंने कोई गलत कहा है? उसका काम बनता है कि उनके साथ दुकान पर जाए। अब तुम दोनों ने अब लड़ना शुरू कर दिया है। तो कितने प्यार से हमारी जिंदगी गुजरी है, और बुढ़ापे में तुम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। तुम दोनों ने अपने बेटों को बगाड़ दिया है, निकम्मा बना दिया तुम दोनों ने उनको। किसी काम के नहीं रहे वो। आप कहाँ जा रहे हैं? सब्जी तो ला दें। वो जो सोया हुआ ना, उसे उठाओ, वो तुम्हें लाकर देगा सब्जी। मुझे दुकान से देर हो रही है। मेरे बेटे को कहती रहना, अपने को उठा के रखना। अच्छा हाँ, कल उसने यही काम किया था, आज उससे कहो। कुलसूम का बेटा अरसलान और कुदसिया का बेटा ज़ुहैब सौतेले भाई थे, जिनमें महमूद का ही खून दौड़ रहा था। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक दूसरे का बचपन से मुखालिफ बना दिया था।
और इसी मुखालिफत में वो ना घर का कोई काम करते थे, लेकिन दोनों की नजरें बाप के कारोबार और घर पर थी। जा बेटा, आज तेरी वजह से तेरे अब्बा ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। उठ जा। अम्मा क्या हो गया? सोने तो बहुत नींद आ रही है। उठ जा, दुकान पे जाके अपने अब्बा को शक्ल दिखाया, वरना उन्होंने गुस्सा करना है। अम्मा अब्बा को इसके अलावा आता क्या? हर वक्त गुस्सा सवार रहता है उनके सर पे। एक तो तेरे अब्बा का गुस्सा बड़ा तेज है, दूसरा कुदसिया ने उनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जहेर तो कोई काम करवाती नहीं है, वो फिरता ही रहता है। वो जो मर्जी करे, उसकी हरकतें नजर नहीं आनी, ना उसकी ना तेरी छोटी अम्मा की। उसके कहने पे तेरे अब्बा ने तेरी ड्यूटी लगाई है। जा चला जा। मैं तो छोटी अम्मा ये अच्छा नहीं कर रही है, दारू में मैं नहीं जा रहा सब्जी लेने। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, कर भी क्या सकते हैं। अगर तू सब्जी लेने ना गया तो उसने ना तेरे अब्बा की नज़र में मजीद और तुझे बुरा बना देना है। तू सब्जी लेने जा, तब तक मैं तुम्हारे लिए पराठा लस्सी बनाती हूँ। कोई नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रहा सब्जी लेने। ठीक है, ना जा, मैं ही ले आती हूँ सब्जी। इस उम्र में मैं सब्जी लाती अच्छी लगूंगी क्या? मैं एक तो आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से ना बहुत तंग जा रहा हूँ। और मुंह भी धो लेना। नहीं धोना मैंने, इसी मुंह से जाऊँ। सौतेले भाई अपनी सौतेली माओ का कहा काम करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन दोनों की मजबूरी उनका वालिद था, जिससे दोनों ही डरते थे। और इसी डर की वजह से अब तक दोनों अपनी हद में रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका डर कम होता गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। आ गया मेरा बेटा। हाँ आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्यों, क्या करके आया है? अम्मा वो क्रिकेट खेलने चला गया था मैं। अच्छा हुआ तेरा तेरे अब्बा से सामना नहीं हुआ, आज बहुत गुस्से में थे। अम्मा जी वो कब गुस्से में नहीं होते, जब कभी वो खुश हो तो मुझे बता, तब मैं परेशान हूँ। और वैसे भी उनका गुस्से में रहना नॉर्मल सी बात है। ये क्या लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था भिंडी लेकर आना, और ये तुम बैंगन उठा लाए हो। क्योंकि भिंडियाँ मुझे पसंद नहीं है इसलिए नहीं लाया। अरे तुम्हें नहीं पसंद तो मैं क्या करूं, हमें तो पसंद है ना। जाओ इसे वापस करके आओ और भिंडियां लेकर आओ। छोटी माँ मैंने सब्जी ला दी, अब आपने पकानी है तो पकाएं वरना ना पकाएं। ओए तू अम्मी के साथ बात कैसे कर रहे हैं? तू बीच में बता। कुलसुम, अपने बेटे को काबू में रखो। तुम दोनों मेरे बेटे के साथ क्यों लड़ रहे हो? अम्मा अगर इनको मेरी लाई गई सब्जी पसंद नहीं है ना, तो इनसे कहें अपने बरखुरदार से मंगवा लें। और वैसे भी इनका नौकर नहीं हूँ कि इनकी फरमाइशें पूरी करता फिरूं। ओए होए होए, तो मैं भी इस घर का नौकर नहीं हूँ। जहेर, तमीज से बात करो, तुमसे बड़ा ही है। बड़ी अम्मी बड़ा है तो मैं क्या करूँ? इसने अम्मी के साथ बदतमीजी की है, अब इसे बोलो कि अम्मी से माफी मांगी। क्यों माफी मांगे ये तुम लोगों से? तुम लोगों ने खुद इसके साथ लड़ाई की होगी, जो तुम लोगों को बुरा लगा है? अब इसमें इसका क्या कसूर है? तो फिर ठीक है बड़ी अम्मी, आप भी मुझसे तमीज की उम्मीद ना रखिए। बेटा वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा चल इरसान बेटा, इन लोगों के मुंह ना लग। अच्छा, हमें भी तुम लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। हमारा मुंह इतना फजूल नहीं है, बेकार के लोगों के मुंह लगे। देखा, ये दोनों माँ बेटे औकात से बाहर होते जा रहे हैं। सारी जिंदगी साथ रहने वाले सौतेले भाइयों में दूरियां बढ़ चुकी थी। उस दिन इन दोनों में जो लड़ाई हुई वो तो बस बढ़ने वाली तलखियों की शुरुआत थी। कुलसूम और कुदसिया दोनों अपने अपने बेटों को वहां से लेकर चली गईं और दोनों ने उन्हें समझाने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ मजीद भड़काना शुरू कर दिया। ये दोनों माँ बेटे तो हद से बाहर निकल गए। अम्मा आज अगर आप बीच में ना आती ना तो उस अरसलान को छोड़ना नहीं था मैंने। आज तो मैंने उसको 2-4 लगा ही देनी थी।
मैंने कौन सा रोका था, लगा देता। अम्मा मैंने बड़ा होने की वजह से छोड़ दिए होते, वरना डर नहीं है मुझे किसी का। कर दी ना डरपोकों वाली बात। बड़ा है तो क्या हुआ, तेरे बाजुओं में जान नहीं है। दो लगाता इसे अकल ठिकाने आ जाती। बड़ा फन्ने खान बन रहा था। माँ इन बाजों में बहुत जान है, तू फिक्र ना कर। उनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेंगे ये लोग। माँ आज तो इस सुहेब ने हद पार कर दिया। ये सब उस कुदसिया का किया धरा है। उसी की वजह से लड़ाई हुई है। उसे तो लड़ाई करने का मौका चाहिए। हम आप अब्बा से बात करें, वही इन्हें सीधा करेंगे। अरे क्या बात करूं मैं उनसे, वो किसी की सुनते कहाँ है। माँ अब नहीं, अब उन्हें हमारी सुननी होगी। और इस सुहेब के साथ तो देखना मैं क्या करता हूँ। भाइयों के दरमियान बढ़ती नफरत का क्या होगा अंजाम? क्या घर का सुकून हो जाएगा बर्बाद? क्या ये झगड़ा अना का था या इस सारे फसाद में से निकलेगी कोई और बात? सौतनों और अपने बेटों को क्या महमूद डाल पाएगा लगाम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ही घर में अपनी दोनों बीवियों के साथ रहने वाले शौहर के बेटे अब जवान हो चुके थे और जो जहर उनकी माओ ने उनके जहनों में एक दूसरे के खिलाफ भरा था, अब उसने काम दिखाना शुरू कर दिया था और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। अपनी माओ के सामने तो एक दूसरे को काट दौड़ने के लिए तैयार होते, लेकिन अपने वालिद के सामने दोनों की जबान को ताले लग जाते। पता नहीं क्या बनना है इस मुल्क का। तो किसी को किसी की परवाह नहीं है, हर कोई अपनी धुन में मगन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हो गया, किस पे गुस्सा हो गया यार? ट्रैफिक का बुरा हाल है, कितनी देर रश में फंसा रहा हूँ। हर किसी को जल्दी पड़ी हुई है, सब्र तो जैसे हम में रहा ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? हाँ आ गया हूँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। और हाँ, ये ज़ुहैब और असलान किधर है? जी कमरे में है। अच्छा, तुम उन दोनों को इधर भेजो, मैंने उनसे बात करनी है। चले मैं भेजती हूँ। अस्सलाम, अब्बा बुला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी आपने बुलाया? हाँ जी, तो तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने कोई काम वाम भी करना है कि नहीं? आज तुम दोनों ही दुकान पर नहीं आए, क्यों? अब्बा जी मैं पढ़ाई कर रहा था, इसलिए नहीं आ सका। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अब्बा जी। तो देखा, और तुम दोनों की बहानेबाजियां। भाई अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना सारी जिंदगी तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब्बा जी अब ये तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है ना कि वो कारोबार में आपका हाथ बटाएं। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ भी नहीं रहे। अब्बा जी आपको भी मालूम है जितनी पढ़ाई ये करता है पैसे ही जाया कर रहा है बस। काम पर ना जाने का अच्छा बहाना ढूंढ रखा है इसने। देखा, काम का सुनकर दोनों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। बस अब बहुत हो गया। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि कल से तुम दोनों दुकान पर आओगे, समझे? लेकिन अब्बा जी, लेकिन कुछ नहीं। अब तुम दोनों ने फैसला करना है कि सुबह किसने दुकान पे आना है और शाम को किसने दुकान पे आना है। तो ठीक है अब्बा, मैं शाम को आ जाऊंगा। वैसे भी ज़ुहैब को सुबह जल्दी उठने की आदत है। ठीक है फिर ज़ुहैब, कल सुबह हम इकट्ठे ही दुकान पे चलेंगे और तुम सारा दिन सोए मत रहना, घर का काम करना है। और ज़ुहैब जब शाम को घर आएगा वो फिर घर का काम करेगा, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है अब्बा जी।
जैसे आपको। अरसलान और जुहेब की बाप के डर की वजह से जुबान न खुली और उन्हें उसका फैसला मानना पड़ा। महमूद के इस फैसले का एक फ़ायदा ये हुआ कि दोनों सौतेले भाइयों का एक दूसरे से आमना सामना होना कम हो गया, जिसकी वजह से उनके दरमियान कई दिनों तक कोई तलखी न हुई। लेकिन फिर एक दिन दुकान के हिसाब किताब को लेकर दोनों भाइयों में नए तनाज़े ने जन्म ले लिया। बाजी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। बाजी, कल मैं दुकान का हिसाब कर रहा था तो उसमें 10,000 रुपये कम थे। क्या आपने लिए? मैंने क्यों निकालने थे? तो फिर पैसे कहाँ गए? बाजी, कहीं जुहेब ने तो नहीं लिए? सुहेब ने? अभी सुहेब से पूछ लेते हैं। सुहेब, सुहेब। जी अब्बा जी। सुहेब बेटा, दुकान के हिसाब में से 10,000 रुपए कम है। बेटा कहीं तुमने तो नहीं लिए? नहीं नहीं अब्बा जी, मैंने क्यों लेने हैं? तो फिर कहाँ गए पैसे? अब ये तो वही बता सकता है जो शाम को हिसाब करता है। क्यों जी, सुबह के वक्त पैसे इधर उधर नहीं हो सकते क्या? अब्बा जी, ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब्बा जी, शुरू इसने किया है। तो तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मुझे कल तक 10,000 का हिसाब चाहिए। क्या हो गया महमूद साहब, खैरियत तो है ना? सुहेब क्या हुआ है? हमारी अरसलान ने हिसाब के पैसों से 10,000 रुपये गायब कर लिए और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। तुम्हें नहीं लिए होंगे पैसे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो मेरा बेटा चोर है, ये तेरे बेटे का ही काम है। ओहो, तुम दोनों तो चुप हो जाओ। अरसलान और ज़हेब, मुझे कल तक 10,000 रुपए का हिसाब चाहिए, वरना याद रखना मैंने तुम दोनों के हिसाब में से पैसे काट लेने हैं। इन दोनों निकम्मों की वजह से 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान के हिसाब किताब में हुए घपले से एक बार फिर घर में लड़ाई का आगाज हो चुका था। दोनों सौतेले भाई एक दूसरे पर घपले का इल्जाम लगा रहे थे। बेटों की लड़ाई में माएँ भी कूद पड़ी। झगड़ा बढ़ता गया और फिर इस झगड़े का इख्तिताम कैसे हुआ, हकीकत थी होशरुबा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे इसी ने ही गायब किए। वो तू मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहा है? कल जब तू दुकान पे था और अब्बा जी नमाज जनाजा पढ़ने गए थे ना, तभी तूने गले पे हाथ साफ किया होगा। तो तेरे होते होते जैसे अब्बा दुकान से बाहर जाते ही नहीं है ना। अम्मा जी, मैं बता रहा हूँ कि ये इसी का ही काम है। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तो फिर मुझे भी अपने बेटे पे पूरा यकीन है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, फिर महमूद आते हैं तो उन्हें बता देना कि हमारे पैसे हवाई चीज ले गई। महमूद तो 100 रुपए का हिसाब नहीं छोड़ते, ये तो पूरा 10,000 है। इस मसले का कोई हल निकाल लो, वरना हम सबको पछताना पड़ेगा। इसी ने ये शुद्धि छोड़ी है, अब यही बताए कि क्या करना है। ना बताता अब्बा जी को। हाँ, जैसे अब्बा जी को तो हिसाब किताब करना आता ही नहीं है ना। बेटा, 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं वो, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाना था। तो फिर अब भुगतो। एक तो पहले ही अब्बा हमें पैसे कम देते हैं और अब उन्होंने ये 10,000 भी उसमें से काट लेने हैं। तो फिर ठीक है, अब्बा जान से 2 टोक अल्फाज में बात कर ही लेते हैं ताकि आइंदा ये मसला पैदा ही ना हो। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि दुकान का बंटवारा। असरान ठीक कह रहा है, इस लड़ाई का हल यही है, दुकान का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि महमूद को पता चले कौन कितना कमा रहा है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये सब तो ठीक है, महमूद मान जाएंगे क्या? अगर हम सब ये मिल के बात करेंगे महमूद से तो वो क्यों नहीं मानेंगे? तो कल सुबह फिर नाश्ते पे उनसे बात कर लेते हैं, और बात मैं और कुलसुम करेंगे। तुम दोनों पर तो वो पहले ही बहुत गुस्से में है। सारी जिंदगी एक दूसरे से लड़ने वाले फायदे के लिए इकट्ठे हो चुके थे। पहली बार सौतेले भाई किसी बात पर मुत्तफिक हुए थे, लेकिन क्या महमूद भी उनकी राय से इत्तेफाक करेगा और दुकान का बंटवारा करके दोनों को उनका हिस्सा देने पर राजी होगा? कुलसुम और कुदसिया ने अगले दिन महमूद से इस बारे में बात की।
जी वो हमने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? कोई मसला खड़ा हो गया है? जी वो बच्चों के बारे में बात करनी थी। पहले मुझे तुम ये बताओ कि 10,000 का पता चला है वो कहाँ गए हैं? वो इधर उधर हो गए होंगे, उन्होंने क्यों लेने हैं? हाँ जी ठीक कह रही है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। बड़ी एक दूसरे के साथ हाँ में हाँ मिला रही हो। जरूर कोई बात है, बोलो क्या कहना है? महमूद साहब आप गुस्सा ना कीजिएगा, शायद अब वक्त आ गया है कि आप बच्चों में कारोबार का बंटवारा कर दें। क्या तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया? महमूद साहब बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको कारोबार संभालने दें कि ये दुकान का ना बंटवारा कर दें ताकि वो आपस में लड़ाई ना करें। वाह जी वाह, वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो दुकान चला सके। वो दोनों एक साथ दुकान चला नहीं सकते तो लहदा क्या खाक चलाएंगे? सारी जिंदगी आवारागर्दी करते रहे हैं, जुमा 4 दिन दुकान पर क्या गए हैं, वो खुद को कारोबार करने के काबिल समझ लिया है। और मैंने इतनी मेहनत से दुकान इसलिए नहीं बनाई थी कि उसका बंटवारा कर दूं। आप क्या चाहते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? इसी तरीके से मसले खड़े होते रहे और वो एक दूसरे से लड़ते रहे? ये तुम दोनों की तरबियत की वजह से हुआ है। तुमने इन भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अपने दिलो दिमाग से दुकान के बंटवारे का निकाल दो। मेरे जीते जी दुकान का बंटवारा नहीं हो सकता। हाँ समझती क्या है, बंटवारा कर दो। महमूद दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना चुका था और अपने दोनों बेटों में कारोबार तकसीम करने से इनकार कर चुका था। क्या उसका ये फैसला उसके बेटे मान लेंगे या फिर अपने वालिद के खिलाफ करेंगे बगावत? क्या होगा घर में जारी इस कशमकश का अंजाम? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन, मालो दौलत की हिर्स इंसानों में ऐसी तकसीम पैदा कर देती है कि भाई भाई का जानी दुश्मन बन जाता है। अगर किसी को अल्लाह कुछ अता कर दे तो सब उस खोज में लग पड़ते हैं कि ये माल उसके पास आया कहाँ से, और उसे बर्बाद करने के लिए तमाम हदें पार कर ली जाती हैं। यहाँ तक कि जो रिश्ते हमें इंतहाई महबूब होते हैं उनको अपने जाल में फांस कर तबाही और बर्बादी का सामान इकट्ठा किया जाता है। रिश्ते नातों में ऐसे ऐसे तमाशे लगाए जाते हैं कि जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। ऐसा ही कुछ महमूद के घर में भी हो रहा था, जहां उसके बेटों में मुकाबला चल रहा था और लड़ाई झगड़ा मामूल की बात थी। और फिर अचानक कारोबार के बंटवारे पर दोनों हम आवाज़ हो गए, लेकिन महमूद ने बंटवारे से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों बेटे अपने बाप के खिलाफ हो गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। क्या वो सारी जिंदगी हमें ऐसे लड़ते हुए देखना चाहते हैं? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो वाजिद थे कि दुकान को तुम दोनों में तकसीम नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने उन्हें समझाना था ना। तुम दोनों को उनके गुस्से का मालूम है ना। मेरा तो हौसला नहीं हुआ बात करने का। आप दोनों ने तो अपनी सारी जिंदगी उनसे डर डर के गुजार दी है, लेकिन अब नहीं। अब हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। तो क्या करोगे? अपने बाप से लड़ाई करोगे? हाँ, अब हम उनसे लड़ेंगे और अपना हक लेंगे उनसे। और उन्हें ये हक देना होगा, वरना हम दुकान पर नहीं जाएंगे। बेटा रुको। जोहेब, इनके पीछे लगकर कोई अपना नुकसान ना करवा लेना। ये तुम्हारे अब्बा के सामने हमें रुसवा करवा देंगे। तुमसे इनकार करवा के ये खुद दुकान पे जाने लगेगा। हाँ आप बिल्कुल ठीक है। हमें हर कदम बड़े मुहतात अंदाज में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए।
सारी जिंदगी लड़ने वाले अपने फायदे के लिए इकट्ठे तो हो चुके थे, लेकिन उनको एक दूसरे पर भी एतमाद न था। क्या ज़ुहैब और कुदसिया का खदशा दुरुस्त था? क्या वाकई अरसलान और कुलसूम ने उन्हें महमूद के सामने रुस्वा करवा देना था? हकीकत थी होशरुबा। वैसे मुझे तुम सबसे ये उम्मीद नहीं, वो मुझे लगा मेरे बेटे बड़े होकर दुकान संभाल लेंगे, तो मगर उन्होंने दुकान के बंटवारे के बारे में सोच लिया। महमूद साहब मान जाए ना, बच्चों की ख्वाहिश को पूरा कर दे। उनकी ये ख्वाहिश उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। मेरे जीते जी मैं अपनी दुकान का बंटवारा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ठीक है अब्बा जी, हम भी कल से दुकान पर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम वे अपने बाप को वो धमकियां देने पर उतर आए हो? वे अपने बाप के सामने खड़े हो गए हो तुम दोनों? तो अब्बा जी, इसके अलावा आपने हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं ना छोड़ा। तो बाप भाई बाप, तो कल तक जो लड़ रहे थे आज कितना इत्तेफाक हो गया है। तो मुझे 10,000 का हिसाब देने के बजाय वो तुम दोनों मुझे धमकियां दे रहे हो। अब्बा जी देखिए, अगर हमने आज दुकान का बंटवारा ना किया तो कल को हम लड़ते रहेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आज ही बंटवारा हो जाए और आप हमारी बात मान लें। नहीं, कभी नहीं मानूंगा। मुझे पता है तुम लोगों ने मेरा कारोबार बर्बाद कर देना है और निकम्मे हो तुम लोग। पर तुम लोगों ने दुकान पर नहीं जाना, ना जाओ। तो तुम लोगों से पहले भी मैं दुकान संभाल रहा था और मैं मुताज नहीं हूं तुम लोगों का। अब्बा जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। ओए, तुम लोगों का यही इलाज है। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ, मेरी बात याद रखना। ये लो, कर लो बात। ये तो मामला मजीद बिगड़ गया है। ये तुम्हारे बेटे का ही मशवरा था, हमें फजूल में बदनाम करवा दिया। हाँ हाँ, तुम लोग तो बच्चे थे जो हमारे पीछे लगे बदनाम हो गए। तुम लोगों का अपना भी तो मतलब था ना। अल्लाह तौबा हमारी, जो आइंदा तुम्हारे मशवरे पर अमल करें। हम आप ठीक कह रही हैं। पहले भी इसी ने 10,000 रुपये का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। वो इल्ज़ाम नहीं कि सच है, इसे तू नहीं उठाए थे। चल चल, और आज के बाद मुँह ना लगी मेरे। हाँ, उठाए थे मैंने, जब बता दे पापा। और मुझे तेरा भी अच्छी तरह से मालूम है, जो तो अपने दोस्तों को कम पैसों में राशन देता है ना, मैंने सब बता देना अब्बा को। और ये आज के बाद अपनी धमकियां अपने पास ही रखें, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर रहे थे? सौतेले भाइयों और सौतनों में फायदे के लिए हुआ इकट्ठ एक ही पल में रेजा रेजा हो चुका था और उनके माबैन एक बार फिर तू मैं हो चुकी थी। महमूद ने ब्लैकमेल ना होकर उनका प्लान फेल कर दिया और तो और अगले ही दिन उन्हें एक और धचका दे दिया। महमूद साहब, बड़े दिनों बाद याद किया आपने, खैरियत तो है? बस वकील साहब, शुक्र है अल्लाह का, कट रही है। दरअसल मैंने आपको अपनी वसीयत लिखवाने के लिए बुलवाया था। क्या आप स्टाम्प पेपर लाए हैं साथ? नहीं, मैं सादा कागज़ पर लिख लेता हूँ। स्टाम्प पेपर पर टाइप करवा कर आपसे दस्तखत और अंगूठा लगवा दूँगा। जी ठीक है। वैसे महमूद साहब, सब खैरियत तो है ना? जी वकील साहब, जिंदगी का कोई पता नहीं। आपको तो पता है मैंने 2 शादियां की हुई हैं। बाद में कोई मसला ना हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले सबको पता चल जाए कि किसको क्या मिलना है। महमूद साहब, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। बाप की वफ़ात के बाद तो सगे भाइयों में भी फूट पड़ जाती है। खैर बोलें, क्या लिखवाना है आप? वैसे तो वकील साहब, मेरा सब कुछ मेरे बेटों का है। मैं इस जायदाद में से अपनी इकलौती बहन का हिस्सा भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं या शरई हिस्सा देना चाहते हैं? हाँ वकील साहब, बराबर का हिस्सा, क्योंकि मेरी इकलौती बहन बेवा है और मेरी दुकान से उसको हर माह 25,000 रुपया मुंतकिल होता है।
और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी उसको 25,000 रुपया ऐसे ही मुंतकिल होता रहे। क्या नाम क्या है उनका? बुशरा, पूरा नाम बुशरा मुस्तकी। बाहर महमूद वकील को अपनी वसीयत लिखवा रहा था। कमरे के अंदर कुलसूम और कुदसिया को वकील की मौजूदगी खटक रही थी। उन्हें मालूम था कि अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन दोनों में से किसी की अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। अल्लाह खैर ही करे। पता नहीं महमूद साहब ने वकील को क्यों बुलाया हुआ है। आजकल तो वैसे भी बड़े गुस्से में रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। वकील से बड़ी देर से बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। मुझे तो लगता है जायदाद के बारे में ही बातें कर रहे होंगे। उनकी जायदाद में एक दुकान और इस घर के अलावा है ही क्या। काश उन्होंने तुमसे दूसरी शादी न की होती तो ये सब कुछ मेरा और मेरे बेटे का होता। मैंने उनसे जबरदस्ती शादी नहीं की, वो खुद अपनी मर्जी से मुझे ब्याह कर लाए हैं। अगर तुमने उन्हें खुश रखा होता तो उन्हें जरूरत ना पड़ती मुझसे शादी करने की। दूसरी शादी के लिए रोक लिया होता। अब तो मुझे बातें सुना रही हो। बातें नहीं सुना रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। सारी जिंदगी में महमूद साहब ने अपनी मर्जी के फैसले किए हैं, अब भी कोई गलत कदम ना उठा बैठे। महमूद साहब, वकील साहब खैरियत से आए थे? खैरियत ही थी। जब तुम दोनों के निकम्मे बेटे आ जाए ना तो मुझे बता देना, तुम लोगों को भी अपनी वसीयत के बारे में बता दूंगा। वसीयत? क्या होगा? बात वसीयत तक आ गई। सब तुम्हारा करा धरा है। ना तुम अपने बेटे को सर चढ़ाती, ना वसीयत की नौबत आती। वसीयत का सुनकर कुलसूम और कुदसिया दोनों चौंक कर रह गईं, लेकिन उनमें से किसी को ये मालूम नहीं था कि महमूद अपनी वसीयत में क्या कुछ लिखवा चुका है। क्या जुहेब और अरसलान अपनी फूफो को घर में हिस्सादार बनाने पर राजी हो जाएंगे? क्या होगा उनका रद्देअमल? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सौतेले भाई अपने वालिद के कारोबार का बंटवारा करवाने के दर पे थे और उसी बात पर उनका अपने वालिद से इख्तिलाफ चल रहा था, जिस पर महमूद ने वकील को बुलवाकर उसे अपनी वसीयत लिखवा दी। लेकिन उसके बेटों और उनकी माँ को ये मालूम ना था कि इस वसीयत में क्या लिखवाया है, इसलिए उसने उन सबको बुलाया और हकीकत से आगाह कर दिया, जिसके बाद वही हुआ जिसका खदशा था। सब ने उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया। मैंने आप सबको इसलिए बुलवाया है ताकि तुम सबको अपनी वसीयत से आगाह कर सको। मैंने वकील साहब को वसीयत लिखवा दी है। जी बताएं महमूद साहब, आपने बच्चों के लिए कोई अच्छा ही फैसला किया होगा। और हाँ, कारोबार का बंटवारा किसी सूरत नहीं होगा, क्योंकि कारोबार में से 25,000 रुपए हर माह बुशरा को जाते हैं और वो मेरे मरने के बाद ऐसे ही जाते रहेंगे। लेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है और जिसने अपना कारोबार शुरू करना है वो कर ले। और हाँ, एक और बात, मैंने इस घर में से बुशरा को भी हिस्सा दे दिया है। अजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये घर तो आपने बनाया है, विरासत में तो नहीं मिला, तो फिर इसमें फुप्पो का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरी जायदाद है, मैं जिसे मर्जी हिस्सा दूं। तुम लोग कौन होते हो? बाजी आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे हक से महरूम कर रहे हैं बस। तो भाई मैं किसी को भी किसी के हक से महरूम नहीं कर रहा। मेरी एक साथ कारोबार करने वाली बात को तो तुम मान नहीं रहे। अगर मैं अपनी जिंदगी में ये फैसला ना करता तो क्या तुम अपनी बेवा फूफी का ख्याल करते? नहीं अब्बा नहीं, हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकते। कैसे रोकोगे? रोकर दिखाओ मुझे रोकर। अपने इन बेटों को लगाम डालो
वरना मैंने इनके सर से छत छीन लेनी है, इनको घर से निकाल देना मैंने। तो अभी आपने कौन सा बहुत अच्छा फैसला कर लिया, हमारे हक पर डाका ही मारा है अब्बू जी। हम आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आपको घर हमारे नाम ही लगवाना होगा और हम इस घर में फुप्पो को हिस्सेदार बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अरसलान और ज़हेब, अपनी हद में रहो। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम लोगों ने मानना है या नहीं मानना, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम सब। ये महमूद साहब ने क्या कर दिया है? अब्बा जी का ना दिमाग सपड़ा गया अम्मा। तो इस घर में फुप्पो को हिस्सेदार कैसे बना सकते हैं? मुझे लगता है कि अब हमें इनका दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। उन्हें कौन समझाएगा, वो तो किसी की बात मानते ही नहीं है। मुझे मालूम है कि उन्हें किस जबान में समझाया जा सकता है। ज़ुहैब और अरसलान कर चुके थे अपने वालिद की वसीयत मानने से इनकार। ज़ुहैब अपने वालिद को किस जुबान में समझाने की बात कर रहा था? क्या था उनका प्लान? हकीकत थी खौफनाक। दिमाग खराब हो भला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहा था। अब्बा जी का दिमाग ना वाकई सटपटा गया है। अब कुछ करना ही पड़ेगा। उनको प्यार से तो समझाया नहीं जा सकता। क्या कोई प्लान है तेरे पास? हाँ, उनके साथ जोर जबरदस्ती करना होगी। इससे पहले कि वो वसीयत पे साइन करें, हमें घर और जायदाद अपने नाम करवाना होगा। लेकिन ये किसी सूरत आसान काम नहीं होगा। अगर आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है ज़ुहैब। अगर हम अब्बा जी के सामने खड़े हो जाए ना तो उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने गुस्से में आके कोई और कदम उठा लिया तो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि अगर उन्होंने हमें जायदाद से आग कर दिया तो अभी जो कुछ हमें मिल रहा है ना, फिर ये भी नहीं मिलेगा। वो देख, वकील आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। महमूद साहब घर पर हैं? नहीं वकील साहब, अब्बा जी तो घर पे नहीं है। जी, वो अभी भी बाहर गए हैं किसी काम से। वकील साहब, आप वो वसीयत बनाकर लाए हैं ना जो अब्बा जी ने आपको बनाने के लिए कहा था? हाँ लाएं, हमें दे दें, हम अब्बा को दे देंगे। लेकिन अरे वकील साहब, हमें मालूम है कि अब्बा जान ने वसीयत में फूफी जान के लिए भी दुकान और घर में से हिस्सा देने का कहा है। हम तो खुद यही चाहते हैं, है ना ज़ुहैब? जी वकील साहब, हमारी पप्पा हमारी जिम्मेदारी है, हम भला उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? और वैसे भी पप्पा की वफात के बाद वाहिद हम ही तो उनका सहारा है। अच्छा, ये लो, अब्बा से कहना कि इस पे साइन कर दें, मैं आके ले जाऊंगा। अरे वकील साहब, आप क्यों लेने आएंगे? मैं खुद आपको दे जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बेटा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ही हाफ़िज़ वकील साहब, अल्लाह ही हाफ़िज़। सब ये बताओ, इसका करना क्या है? ये करना है इसका। अब मेरी बात सुनो, मेरे एक दोस्त वकील है, उसके पास अरसलान और ज़ुहैब ने बड़ी चालाकी के साथ वकील को अपनी बातों में लगाकर उससे महमूद की वसीयत ले ली और उसे फाड़ डाला। अरसलान ज़ुहैब को अपने वकील दोस्त के पास ले गया, जहां उन्होंने उससे एक नई वसीयत बनवाई और वो वसीयत लेकर अपने वालिद के पास जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ओए आ गए तुम दोनों। वो वसीयत कहाँ है जो तुम लोगों ने वकील से ली थी? अब्बा जी, वो हमने फाड़ डाला। और तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरी लिखवाई हुई वसीयत को फाड़ डाला? देखें अब्बा जी, हम आपको अपना हक किसी और को नहीं देने देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप प्यार से समझ जाएं, वरना क्या? वरना अच्छा नहीं होगा अब्बा जी। चुपचाप इस वसीयत पे साइन कीजिए और घर और कारोबार हम दोनों के नाम कर दीजिए। तो तुम दोनों अपने बाप को धमकी दे रहे हो और मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुम दोनों को अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। अरे ना 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 अब्बा ना, ये जुल्म ना करना अब्बा। ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप बाप हैं हमारे। अब्बा जी, आपकी इज्जत आपके हाथ में है,
इसीलिए साइन करते। तुम दोनों ने जो करना है कर लो, मैं तुम दोनों के नाम कुछ नहीं लिखवाऊंगा। लगता है बुढ़े ने ऐसे नहीं माना। साइन कर इस पे, साइन कर इस पे। नहीं करूंगा इस पे साइन। और मुझ पे हाथ उठाते हो, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को जिंदा। बेटों की नाफरमानी पर महमूद ने इश्तियाल में आकर दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसका बड़ा बेटा अरसलान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि जुहेब जख्मी हालत में अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। और यूं जायदाद की लालच में बेटों का अपने वालिद के साथ नाफरमानी का भयानक अंजाम हुआ। नाजरीन, खूनी रिश्तों की कदर करें, दुनियावी फ़ायदे या लालच के लिए उनकी बेतौकीरी ना करें, क्योंकि इंसान चाहे इस दुनिया में कितनी जायदादें बना ले, कितनी भी दौलत कमा ले, सब यही रह जाना है, क्योंकि कफन की जेबें नहीं होती हैं। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।